लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करो हिंदी टीवी सीरियल चैनल को। रहने वाली महलों की। आपको क्या लगता है आप कहेंगे और हम मान जाएंगे? मान जाएंगे नहीं? आपको मानना पड़ेगा वरुण बाबू। हालात के सामने बड़े बड़ों को भी झुकना पड़ता है, और इस वक्त आपके पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जनता का न्याय है। आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिजूल की बातें आप किसी और को जाके कहिए। हम लोग इतने कमजोर नहीं है जो आपकी बातों में आके हम डर जाएंगे। चले जाइए यहाँ से। शांत वरुण बाबू, शांत। गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं। आप खामखा अपने खून को जला रहे हो। आप तो सारे मधुपुर में अपने समझदारी के लिए मशहूर हो ना। आपसे बेहतर कौन समझ सकता है ये सही क्या है और गलत क्या है। देखिए धर्म साहब, आपके भाई ने ना सिर्फ कुंदन से उनकी पत्नी छीनी है, बल्कि उनके घर का एक मात्र सहारा छीना है। आज उनके बच्चे अपनी माँ के अभाव में जी रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आप इनकी पत्नी का इलाज करवा रही हैं, पर जरा सोचिए, इनकी पत्नी के आने तक उनका घर कैसे चलेगा। ये सवाल नहीं, किसी की जिंदगी की असलियत है। इसलिए आपको उन्हें काम पे रखना ही पड़ेगा। वरना आपने सत्याग्रह का नाम तो सुना ही होगा। मेरे सहायक आपकी दुकान के बाहर धरना देके बैठ जाएंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप हमारी मांग को मान नहीं लेते। हाँ तो कुंदन जी, आपके आगे सारी दुकान पड़ी है। फैसला कीजिएगा कौन सा काम करना पसंद करेंगे आप। मैं इनके साथ काम करना चाहूंगा। धर्म जी, आज से ये आपके कर्मचारी हुए। हम आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। काम इन्होंने चुन लिया, पर तनख्वाह आपको छोड़ देंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, नमस्कार। औरत तो हमसे बदला ले रही है। भाभी ये इतने सारे पैसे किस लिए? आस्था सेवा संघ है ना, वहाँ से कमला जी आ रही हैं। बहुत ही नेक औरत है। समाज सेवा के नाम पर अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया उन्होंने। गरीब और अबला नारियों के उत्थान के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हर साल हम उनकी संस्था की मदद करते हैं। अरे कमला जी, नमस्ते, आइए। नमस्ते कमला जी, आइए। नमस्ते जी। आइए बैठिए। बैठिए। जानकी वो सच धर्म साहब, आप जैसे दानी लोगों की वजह से हमारी संस्था अपने कदम को आगे बढ़ा पा रही है। हमारी संस्था अगर गरीब और अबला नारियों की जिंदगी की उद्धार कर रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप जैसे दानी लोगों की वजह से है। मैं समझ नहीं पा रही कि आपकी शुक्रिया अदा कैसे करें। अरे कमला जी, इसमें शुक्रिया कैसा। मैं तो ये मानता हूँ कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और मेरी तो एक ही नीति कि इस दुनिया में कोई दुखी ना हो। ये लीजिए। रुकिए धर्म भैया, ये क्या मजाक है पायल? मजाक मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसने हमारा मजाक बनाया यहाँ आकर। हाँ बताओ, ये औरत हमें धोखा दे रही है, हमारी भावनाओं के साथ खेल रही है।
ये सफेद पोश और भोले भाले चेहरे के पीछे बहुत ही घिनौना रूप छिपा है इसका। लोगों की भलाई को बहाना बनाकर उनको बेवकूफ बनाती है। अपनी स्वार्थ साधने के लिए तो ये किसी भी हद तक गिर सकती है। ये किसी अबला और गरीब नारियों के उत्थान के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि उनके पतन के लिए काम कर रही है। मजबूर औरतों की मजबूरी के साथ खेलती है। मैंने खुद देखा था इसे कोठे पर। इसकी हरकतें इतनी नीच और इतनी घिनौनी है कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। आपको शर्म नहीं आती? आपके पास दिल है या नहीं? समाज सेवा की आड़ में आप मजबूर और गरीब लोगों के विश्वास और जज्बात के साथ खेल रही हैं। आप तो पाप की राह पर चल पड़ी हैं, साथ साथ हमें भी पाप का भागीदार बनाती हुई आपको शर्म नहीं आती? चुपचाप यहाँ से चली जाइए, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलिए उठिए और जाइए यहाँ से, निकलिए। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप धर्म? कुंदन उस समाज सेविका औरत के साथ हमारी दुकान पर आया था? नहीं धर्म, ये अच्छी खबर नहीं है। ये तो परिस्थिति सुधरने की बजाय और भी बिगड़ती जा रही है। पहले सिर्फ कुंदन हमारे लिए मुसीबत था, अब वो औरत भी उसके पीछे खड़ी हो गई है। ये सब ठीक नहीं लग रहा मुझे, बहुत डर लग रहा है मुझे। वैसे ही सुनवाई की तारीख नजदीक आ गई है, पता नहीं क्या होगा। ये सोचकर भी मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। धोखेबाज, तुझे राज्य का इतना ही लालच था तो मुझसे मांग लेता। भैया, पाली भैया, आप जिंदा हैं? हाँ, मैं मरा नहीं अभी तक। मुझे रास्ते रौनक, निशि दीदी, ये सब कार्टून शार्टून देखना बंद करो। जाओ मेरे रूम से मेरी स्टोरी बुक लेकर आओ। दीदी, कहीं ना लड्डू से मुझे अकेले जाने में बहुत डर लगता है। कहीं लड्डू की दादी सामने आ गई तो? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्योंकि मैं तो खोया था राम जान में, और तभी सुग्रीव मेरे पास आया और रौनक, निशि दीदी, सॉरी, मेरी स्टोरी बुक तो यहाँ ही रखी है। हनुमान, तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। सुनो जी, दीदी, कहीं ना इससे मुझे वो कार्टून देखना है। लड्डू, रौनक को कार्टून देखना है। हम वही देख रहे थे अभी, और वो हमारा मनपसंद कार्टून है, वो लगा दो। अगर रौनक को पसंद है तो क्या हुआ, मुझे तो गाने सुनने। लड्डू, मैं जानती हूँ तुम हमसे बदला ले रहे हो, पर तुम ये मत समझना कि हम चुपचाप सह लेंगे। मैं अभी जाकर तुम्हारी मम्मी से शिकायत करूँगी। कहाँ जा रही हो निशि बेटे? दादी, मेरी शिकायत करने जा रही है। कैसी शिकायत बेटा? देखिए ना दादी, मुझे म्यूजिक चैनल देखना है और इन्हें कार्टून चैनल देखना है, तो आप ही बताइए कौन सा चैनल चलेगा। वही जो मेरी लड्डू को पसंद हो। आखिर ये लड्डू का ननिहाल है, और अपने ननिहाल में इसकी मर्जी नहीं चलेगी तो और कहाँ चलेगी। और वैसे भी कामिनी इस वक्त सो रही है, छोटी छोटी बातों के लिए उसे तंग करना अच्छी बात नहीं होती। ये देखिए, इसकी क्वालिटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। आपके पास सूट विभाग करके लगा के देखिए। 5151। भैया, इस रेट में तो इस ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप ही बताइए हमें क्या कोट करना चाहिए।
कुंदन जी, एक खुशखबरी है आपके लिए। कैसी खुशखबरी? आज आपका दुश्मन ऋषभ एक बहुत बड़े ऑर्डर का कोटेशन देने जा रहा है। ऑर्डर करोड़ का है। तो मैं क्या करूं? सब कुछ आप ही को तो करना है। अगर आप किसी भी तरह से वो रेट लिस्ट चुरा लें तो हम ऋषभ और उनके भाइयों को दौलत की वो चोट देंगे कि उनकी दुकान के कपड़े उनकी आंसू पोंछने के लिए काम आए। अब हमारा अगला कदम यही होगा, हमें कुछ भी करके उन दौलत वालों की जड़ें हिलानी होगी ताकि उनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ खोने का एहसास हो, और वो एहसास उन्हें सुकून की सांस ना लेने दे। भैया चिंता मत कीजिए, ये ऑर्डर जरूर हमको ही मिलेगा। ऋषभ भैया। हाँ, और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? कितना वक्त लगता है आपको माल दिखाने में? अरे जब आपसे काम नहीं होता तो घर पे जाके आराम क्यों नहीं करते? पता नहीं कैसा कैसा स्टाफ रखा हुआ है। आप जैसे बूढ़े स्टाफ की तो छुट्टी कर देनी चाहिए। आप शांत हो जाइए साहब। आप मेरी सर्विस पसंद नहीं करते हैं तो मेरी जगह कोई और आपको माल दिखा देगा। ये देखिए, आपकी यहाँ की सर्विस कितनी स्लो है। कब से इंतजार कर रहा हूं मैं। अब तक 2 कपड़े नहीं दिखा पाए आपके ये साहब। इनके हाथों में जरा भी फुर्ती नहीं है। लगता है कोई अपाहिज माल दिखा रहे हैं मुझे। कैसे कैसे बूढ़े रखे हैं आपने। मैं तो कहता हूं आज के आज इसे निकाल दीजिए।
आपके बस का नहीं है काम, जाइए। माफ कीजिए अग्रवाल साहब, मैं जानता हूं आप हमारे कस्टमर हैं, बहुत बड़े कस्टमर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो भी आए आप बोलते जाएंगे। आपको किसी को भी इस तरह जलील करने का कोई हक नहीं, और खासकर इन्हें। ये हमारे सबसे पुराने और सबसे वफादार स्टाफ हैं। बहुत सेवा की है इन्होंने हमारी, हम सब इनकी इज्जत करते हैं, और अच्छा होगा अगर आप भी। अच्छा है, बहुत अच्छा है, करिए इनकी इज्जत, कीजिएगा। पर एक बात याद रखिए ऋषभ साहब, अगर आप ऐसा स्टाफ रखेंगे तो हम जैसे कस्टमर को खो देंगे। क्षमा कीजिएगा अग्रवाल साहब, बुरा मत मानिएगा। आप जैसे कस्टमर हमें और मिल जाएंगे, पर इनके जैसा काबिल और वफादार स्टाफ हमें कहीं नहीं मिलेगा। आप गलती करें धर्म साहब, इसके लिए मुझ जैसे कस्टमर को छोड़ देना चाहते हैं। ये फैसला आपको बहुत महंगा पड़ेगा। चाचा, इनके किए पे हम शर्मिंदा। हाँ चाचा, माफ कर दीजिए। कुंदन जी, काम हो गया ना? जानते हैं आप, आज ऋषभ एंड ब्रदर्स पर बहुत बड़ा वार करने वाले। जरा सोचिए कुंदन जी, अगर उनके कोटेशन पेपर्स को बाजार में लीक कर दिए ना, क्या हाल होगा उनका? अरे उनके हाथ में करोड़ों ऑर्डर्स की जगह रद्दी कागज होंगे। लाइए, ये रेट लिस्ट हमें दे दीजिए, फिर देखते जाइए मैं आपके दुश्मनों का क्या हाल करती हूँ। लीजिए ना कुंदन जी, मैंने कुछ कहा आपसे? सोचिए मत कुंदन जी, वो लिस्ट मुझे दे दीजिए। कुंदन जी, वो लिस्ट हमें दे दीजिए। ये वो, मैं लिस्ट चुरा नहीं पाया। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? इतना छोटा सा काम भी आपसे नहीं हुआ तो क्या फायदा आपका इस दुकान में बैठने का? एक बात याद रखिए कुंदन जी, लड़खड़ाते हुए कदमों पर चलने वालों को कभी इंसाफ नहीं मिलता। अपने कदम को मजबूत कीजिए, वरना इंसाफ की आस में आपकी सांस निकल जाएगी। कहाँ गया आपका वो जुनून, आपकी वो शक्ति? बोलिए कुंदन जी, जवाब दीजिए। आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो बार बार आपको भावनाओं की बेड़ियों से बांध रही है?
बात कहनी थी आपसे। कहो। आप हमारा इतना ख्याल रखती हैं, आप हमारी कौन हो? तू वो सब काम करती है जो माँ करती थी। तुझ में मुझे माँ नजर आती है। अगर आप हमारी माँ नहीं हो तो आप कौन हो हमारे? बताइए ना आंटी। बेटा मैं तुम्हारी मासी हूँ, तुम्हारी माँ की बहन। इसीलिए तो तुम्हारी माँ का हर दुख हर दर्द मेरा दुख और दर्द है। और मासी माँ समान ही तो होती है ना? आओ सो जाओ, आओ। रौनक, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ अगर लड्डू ने हमें टीवी नहीं देखने दिया तो? आने दो आज पापा को, देखना कैसे उसकी शिकायत करती हूँ और फिर उसे कैसे डांट पड़ेगी। सच्ची दीदी, पापा उसे डांटेंगे ना? हाँ, पापा उसे डांटेंगे भी और उसे सजा भी देंगे। फिर देखना कैसे मोटे मोटे आंसू उसके आंख में से बहते। क्या बात है नवीन जी, आज बहुत ज्यादा थके लग रहे हैं। अरे भाभी जी क्या बताऊं, आपके शहर में इतनी गर्मी है कि अच्छे खासे इंसान की हालत खराब हो जाती है। हमारे शहर में इतनी गर्मी नहीं पड़ती। बस यही तो फर्क है बड़े शहर और छोटे शहरों के वातावरण में। बड़े शहरों में धुआं, पोल्यूशन, फैक्ट्रीज, कार वार, बस छोटे शहरों में जीने का आनंद ही कुछ और है। सच कह रहे हैं आप। बैठे ना, मैं आपके लिए कुछ ठंडा ले आती हूँ। जी शुक्रिया। अरे निशी रौनक, आओ आओ बेटा, आओ आओ। तो कैसा गुजरा तुम्हारा आज का दिन? तुम लोगों ने ठीक से खाना खाया है नहीं? हाँ, हमने खाना तो खाया, पर क्या बेटा? पापा, वो लड्डू ने हमें अपना फेवरेट कार्टून शो नहीं देखने दिया। जब भी हम कार्टून देखते हैं वो आकर गाना वाला चैनल शुरू कर देता है। कहाँ है लड्डू? लड्डू, लड्डू! ये मैं क्या सुन रहा हूँ लड्डू? तुमने अपने दीदी भैया को उनका फेवरेट कार्टून शो क्यों नहीं देखने दिया और खुद दिन भर अपना फेवरेट टीवी चैनल देखते रहे? पापा, ये तो इसका ही घर है ना, इसीलिए इसकी मर्जी चलती है। लड्डू तुम ना। नवीन बाबू, लड्डू ने रौनक और निशी को टीवी देखने से जरूर रोका था, पर इसमें तो इन्हीं की भलाई थी। जरा सोचिए नवीन बाबू, दिन भर बार बार टीवी देखने से इनकी आंखों पे असर होगा। मैंने तो इनसे कहा भी था कि जाओ बच्चों बागीचा में खेलो, और वहां नहीं खेलना चाहते तो ड्राइंग बनाओ, पर नहीं, इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, अपनी जिद पर अड़े रहे। अरे टीवी के अलावा इन्हें कुछ सोचता ही नहीं है। नवीन बाबू, रौनक और निशी मेरे लिए लड्डू की जैसे ही है, फिर बच्चों में भेदभाव कैसा? मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी, बस किसी भी वजह से बच्चों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए मेरे कहने पर ही लड्डू ने टीवी बंद कर दिया था। आपने बिल्कुल ठीक किया मम्मी जी, आपका पूरा पूरा हक है निशी और रौनक पर। मैंने आज सब कुछ आप पर छोड़ दिया। आप जैसा ठीक समझे इन्हें संस्कार दीजिए। अब सुनो, आज के बाद मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं चाहिए। जैसा दादी जी कहेंगी वैसा आप लोग करोगे, समझे? आई एम सॉरी लड्डू बेटा, दरअसल रौनक और निशी की बातों में आकर मैंने तुम्हें खामखाम डांट दिया। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब जल्दी से अपने पापा को माफ कर दो। कुंदन जी, कल मौका बहुत अच्छा था। आप जानते हैं वो कोटेशन पेपर हमारे लिए क्या अहमियत रखता है? अगर वो हमारे हाथ होता तो हम धर्म इन ब्रदर्स की ईंट से ईंट बजा देते। अरे वो पेपर नहीं, आपकी सिक्योरिटी था।
उसके बल पर मैं आपके परिवार के लिए इतनी रकम जमा कर देती कि आपको कभी जिंदगी भर कमाने की जरूरत ना पड़ती। पर आपकी एक गलती ने मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आपको पता है, कोर्ट की तारीख नजदीक आ रही है। ऋषभ को तो सजा मिल जाएगी, मगर कभी सोचा है कि उसे सजा मिल जाने के बाद आप अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाओगे? जैसे जैसे अदालत की तारीख नजदीक आ रही है, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है धर्म। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषभ को किसी भी तरह अदालत जाने से रोकना होगा। अगर वो अदालत पहुंच गया तो धर्म प्लीज कुछ कीजिए ना। पहले तो वो कुंदन अकेला था, लेकिन अब वो शातिर दिमाग कमला भी उसके साथ है, और मुझे यकीन है कि वो कुंदन को मोहरा बनाकर हमसे बदला जरूर लेगी। सजा के बाद रानी अपने घर चली जाएगी, तो घर कैसे चलेगा? पैसे कहां से आएंगे? सब पैसों का खेल है कुंदन जी। पैसा है तो सब कुछ है। और अगर यकीन नहीं आता तो जाओ अस्पताल जाकर जवाब मांगो अपने लाचार बीवी से। सब पैसों का खेल है कुंदन जी। पैसा है तो सब कुछ है। और अगर यकीन नहीं आता तो जाओ अस्पताल जाकर जवाब मांगो अपने लाचार बीवी से। कुंदन, ये इतने सारे रुपए? ज्यादा सवाल मत पूछ, इन्हें संभाल कर रख। मालिक के पैसे हैं, कल सुबह ऑफिस ले जाने। तू तो जानती है ना मालिक कितना भरोसा करते हैं मुझ पर। पता है आज मुझसे वो क्या बोले? कहने लगे कुंदन तू ये पैसे रख ले। कहां भागे जा रहे हैं पैसे? कल जब ड्यूटी पर आएगा तब ले आना। चल जा, इसे रख दे संभाल के। पर कुंदन, ये इतने सारे रुपए और वो भी पराए। नहीं कुंदन, मुझे ना इन रुपए पैसे से बहुत डर लगता है। तू भी ना बिल्कुल पागल है। अरे सारी दुनिया पैसे के लिए पागल है, पूजा करती है पैसों की, और एक तू है किन पैसों से डर रही है। अरे शांति, तुझे डर भी लगा तो किससे? दौलत से। अब हंसना बंद करा कुंदन। अरे जिंदगी में पहली बार इतना सारा रुपया इकट्ठा देखा, डर तो लगेगा ही ना। बराबर। अच्छा अब चल अंदर आ, मैं खाना लगाती हूँ। दे। अब ये 1 लाख रुपए। ठीक है सब एक बार गिन लीजिए। कैसी बातें करता है कुंदन, भरोसा गिना नहीं जाता। तूने एक बार नजर से निकाल लिए ना, बस ठीक है ना। क्या बात है कुंदन, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जी साहब, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ। हमारे छोटे साहब जो हैं, मुझे लगता है कुछ बुरी संगत में फंस गए हैं। कल ही रात को जब मैं फैक्ट्री से घर लौट रहा था तो रास्ते में मैंने उन्हें कुछ लड़कों के साथ शराब पीते हुए देखा। मुझे उनकी हरकतें कुछ अच्छी नहीं लगी साहब। आपका इतना नाम है, इतनी इज्जत है शहर में, छोटे साहब यूं खुलेआम, तो मुझे लगा मैं आपको बता दूं। अच्छा किया कुंदन, बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। बोलते क्यों नहीं? कहां गया रुपया? मैं पूछता हूं, जमीन खा गई या आसमान निकल गया? तुमने बोला रुपए गायब हो गए, चोरी हो गई, और मैं मान लूं। तुम लोगों की खामोशी मेरा नुकसान नहीं भर सकती। रुपए स्टाफ लॉकर में से गायब हुए, और लॉकर की चाबी सिर्फ मेरे पास रहती थी। मेरे कैबिन में कौन आया था? कौन आया था मेरे कैबिन में? मैं समझ गया, ये काम मेरे किसी नजदीक के आदमी का है। दादा साहब, पुलिस को कंप्लेंट लिखवाइए। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन चोरी नहीं। जिसने भी चोरी की है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। फोन लगाइए। हेलो जी, पुलिस स्टेशन।
भाऊजी, आप वो पुलिस केस प्लीज वापस ले लीजिए। आपके लॉकर से जो पैसे चोरी हुए थे वो और किसी ने नहीं बल्कि मैंने ही चुराए थे भाऊजी। क्या पैसे तुमने चुराए थे? क्यों क्यों चुराए थे पैसे तुमने? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कहा होता। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि यहां पे जो कुछ भी है वो तुम्हारा है? फिर पैसे चुराने की वजह क्या हो गई? शर्म आती मुझे तुम्हें बेटा कहते हुए? आज तक तुम्हारे खानदान में इतनी नीच हरकत किसी ने नहीं की जो तुमने की है। भगवान, ना जाने क्या क्या दिन देखने बाकी रह गए मुझे। अब दफा हो जाए। माफ कर दो भाऊजी मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भाऊजी। माफ कर दूं तुझे जो कल से तेरी हिम्मतें और बढ़ जाए? नहीं भाऊजी, नहीं बढ़ेगी, ये आखिरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए भाऊजी। एक बार ही बचा लीजिए प्लीज। पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं भाऊजी। बकवास मत कर प्लीज भाऊजी, प्लीज भाऊजी। पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी भाऊजी। प्लीज भाऊजी, पुलिस से बचा लीजिए मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे राजेश, साहब को खाना समय पे पहुंचा देना। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। तुम्हारा ही नाम कुंदन है? हाँ बोलिए। तुम पर इल्जाम है कि तुमने इस कंपनी से 1 लाख रुपए चुराया है। ये क्या कह रहे हैं आप? यस। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो गलत इल्जाम है मुझ पर। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। आप चाहे तो हमारे साहब से पूछ लीजिए, उनके भरोसे का आदमी हूं मैं। कुंदन कभी चोरी नहीं करता है। आप साहब से पूछ लीजिए। क्या पूछूं उनसे? उन्होंने खुद तुम्हारे नाम की कंप्लेंट लिखाई है, उन्हें शक है तुम पर, समझे? नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो झूठ है, ये तो गलत है। मेरे साहब आके अरे साहब से पूछ। सुनो साहब, ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने चोरी की। आप इनको समझाइए ना, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। ड्राइवर, गाड़ी पे चलो। साहब मेरी बात तो सुनिए। साहब मेरी बात सुनिए, मैंने चोरी नहीं की है। कुंदन, साहब मुझे यहाँ से बाहर निकालिए ना। मैंने चोरी नहीं की, माँ की कसम, मैंने चोरी नहीं की साहब। तो मुझे जानते हैं साहब, मैं चोरी जैसा घटिया काम करूंगा? आपको तो मुझ पर इतना भरोसा है साहब, मैंने चोरी नहीं की है। क्या आपको लगता है मैंने चोरी की होगी? नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कुंदन कि तुमने चोरी नहीं की है। तो फिर साहब आप पुलिस वालों को बोलिए ना मुझे यहाँ से बाहर निकालें। मुझे घर जाना है साहब। मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी मेरा। बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो गया होगा। पता नहीं उसने खाना भी खाया है कि नहीं खाया। मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता साहब, मुझे निकालिए ना यहाँ से। लगता है अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तुम। कुंदन, भलाई इसी में है कि तुम चोरी के इल्जाम को कबूल लो। मैं तुम्हारी बीवी को इतने पैसे दे दूंगा कि वो अभागन से भाग्यवान बन जाएगी। और फिर तुम्हें यहां से छूटने के बाद काम करने की क्या जरूरत है? आराम से घर में बैठो और अपनी जिंदगी बसर करो। और वैसे भी कौन सा खून का इल्जाम है, खामा परेशान हो रहे हो। चोरी का इल्जाम है, उस पर सजा ही कितनी होती है। दरअसल ये चोरी मेरे बेटे ने की है। बरसों में मैंने इतनी मेहनत से इज्जत कमाई है, अब ये बदनामी मैं मोल नहीं ले सकता। तुम ये चोरी का इल्जाम अपने सर पर ले लो। तुम्हारी सिर्फ एक हाँ तुम्हारे पूरे परिवार की तकदीर बदल सकती है। वारे न्यारे कर दूंगा मैं। सोच क्या रहे हो कुंदन? तुम्हारे छोटे से त्याग के बदले में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जीवन भर की खुशियां मिल सकती हैं। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि जिंदगी भर अगर मर मर के भी कमाओगे तो उतनी खुशियां नहीं दे पाओगे तुम। मालिक, आपने कुंदन को परखने के बाद भी नहीं परखा। आपके कहने का मतलब है कि मेरी पत्नी का पति
मेरे बच्चों का पिता चोर कहलाए? और तुम्हारे पास चारा भी क्या है? ऐसा नहीं होगा, नहीं मानूंगा मैं, नहीं लूंगा अपने सर को इल्जाम जिसका गुनाह मैंने नहीं किया। नहीं चाहिए मुझे आपकी भीख, नहीं चाहिए मुझे आपके स्वार्थ में लिपटी हुई खुशियों की भीख, नहीं चाहिए मुझे ये। ठीक है, मत ले स्वार्थ में लिपटी हुई भीख, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत हो गई है आज से, बल्कि अभी से। याद रख। मालिक! चोरी की है बोल। साइन कर, साइन कर, साइन कर, साइन कर, कबूल कर चोरी की है। साइन कर, साइन कर, साइन कर, बंद कर इसको। ये पैर याद है शांति? याद है ये पैर? ना तो ये पैर वापस आया और ना ही उनके पैसे देने का वादा। सब कुछ याद है मुझे, कुछ नहीं भूला हूं मैं। उनका एक एक इल्जाम, उनकी एक एक ज्यादती, सब याद है मुझे। कुछ नहीं भूला हूं शांति, मैं कुछ नहीं भूला हूं, कुछ नहीं भूला हूं मैं, कुछ नहीं भूला हूं मैं शांति, कुछ नहीं भूला हूं मैं, कुछ नहीं भूला, कुछ नहीं। अरे रौनक, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ हमारे साथ खेलो। चल चलो। इसे पकड़ लो। देखो देखो, थक गया। आया था बड़ा हमारे साथ खेलने। देखो देखो कैसे हाँफ रहा था। दीदी दीदी, वो लड्डू है ना, तो पकड़ा पकड़ी खेल रहा है, तो मैं भी उसके साथ खेलने गया तो मुझे खिला ही नहीं रहा। और जब मुझे खिला तो मेरे पर ही डैन डाल रहा है। मुझे पका पका कर थक गए। आप ही बोलिए ना लड्डू से। चलो मेरे साथ। ये लड्डू है ना, आजकल कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहा है। अब तो पापा को कंप्लेंट करनी ही होगी। चल। अब वक्त की बात है नंदा, जमाना ही बदल गया है। अरे हमारे वक्त में तो ना ही ये कोई एक्टिविटीज हुआ करती थी और ना ही आज जैसे खेल खिलौने। फिर भी शांति नहीं है। अरे देखो तो इनकी शिकायतों की सीमा ही नहीं है, है? छोटी छोटी बातों पे माँ बाप से शिकायत करते रहते हैं बच्चे। जी अरे चलो आओ। पापा वो लड्डू है ना, वो लड्डू और उसके दोस्त पकड़म पकड़ी खेल रहे थे, तो रौनक भी उनके साथ खेलने गया। तो लड्डू और उसके दोस्त
बार बार जानबूझकर रौनक पे डायन डाल रहे थे और रौनक भाग भाग के थक गया। अब लड्डू को डांटिए ना कि ऐसी मस्ती ना करे। मैंने क्या कहा था नवीन बाबू, छोटी छोटी बातों पे शिकायतें करने लगती हैं ना। निशी बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, है ना, और फिर छोटी छोटी बातों पे शिकायतें नहीं करती, और फिर खेल में हार जीत तो होती रहती है। और फिर लड्डू तो कोई गैर नहीं है ना, आप ही का भाई है, और खेल में सब्र से ही तुम अच्छी खिलाड़ी बन पाओगे। क्यों नवीन बाबू, कुछ गलत कहा मैंने? आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी। बच्चों को एक खिलाड़ी के गुण सीखने ही होंगे। अब जीत के साथ हार को अपनाना ही होगा बच्चों को। शुक्रिया। आप चुप बैठो, चुप नाश्ता बैठो निशी रानी। मम्मी, आपने मुझे बुलाया? लड्डू, तुमने जानबूझकर रौनक पर बार बार डैन डाला था? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। तुमने रौनक पर डैन डाला था? हाँ मम्मी, मैंने जानबूझकर रौनक पर डैन डाला था। और मैं ऐसा क्यों ना करूं? उन लोगों ने भी तो अपने घर पे ऐसा ही किया था। कितना परेशान करते थे वो लोग मुझे। उस वक्त तो आपने उन्हें कुछ नहीं कहा था, तो आज मुझे क्यों डांट रही हो? लड्डू, तुम उनका जवाब दोगे? मेरे होते हुए इस घर में किसी भी बात पे लड्डू पे कोई नहीं बरसेगा। कुंदन जी, अभी से सोच लीजिए, अच्छे दिन आने वाले हैं। ऋषभ को हम अदालत में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और हर जाना भी मांगेंगे। सोच लीजिए आपको कितना चाहिए? पत्नी के इलाज के लिए, बेटी की शादी के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए, हिसाब लगा लीजिए। ठंडे दिमाग से सोचिए। चाय पी लीजिए। बबली, तुमने आंटी, कल मेरे स्कूल में टीचर ने कहा है कि अगले साल मुझे नई बुक्स की जरूरत होगी। इसके लिए स्कूल में 500 रुपए जमा करना है। तो मुझे देगी ना 500 रुपए? हाँ बेटा, जरूर दूंगी, और कल जाके तुम्हारी टीचर से बात भी करूंगी। चलो फटाफट चाय पी लो। अब मैं बड़ी कक्षा में जाऊंगा, मुझे नई नोटबुक्स चाहिए। कुंदन जी को पता नहीं क्या हो गया, एकदम गुमसुम से रहते हैं, ना किसी से बात करते हैं,
ना किसी बात का जवाब देते हैं। कल तक जिन आंखों में गुस्सा था, आज उन्हीं आंखों में एक गहरी सोच है। उन्हें पता नहीं किस बात की ठेस पहुंची है, किस बात का दर्द है उन्हें, जो खाने पीने तक ही होश नहीं रही। रानी, मुझे तो लगता है कुंदन जी कल की सुनवाई के बारे में सोच रहे हैं। और सच कहूं, वो चाहे कुछ भी सोच रहे हैं, और कल की सुनवाई के बाद मुझे सजा ही क्यों ना हो, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं है। मैं अपने ज़मीर को जवाब दे सकता हूँ, अपने आप से नजरें मिला सकता हूँ। बस चाहता हूँ ये सुनवाई जल्द से जल्द हो जाए। दरवाजा तो खुला है। बाप रे, कितना अंधेरा है। आजा, मैं रौनक भैया और निशित दी को भी बुलाता हूँ। चल चल। रौनक, निशी दीदी, आप लोग मेरे साथ पतंग उड़ाने चलेंगे? देखो मेरी कितनी सुंदर पतंग है। मेरे पास मांझा भी बहुत पका है, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है, आप लोगों को पतंग नहीं उड़ानी तो मत उड़ाओ, फिर बाद में मत कहना कि लड्डू हमें अपने साथ खिलाता नहीं। चल कार्तिक चल। रुक लड्डू, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है, फिर चलो। बाय कार्तिक, हम लोग बाद में मिलेंगे। बाय। चलो। रौनक, निशी दीदी, वो देखो मांझा। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरी 2 पतंग तो नीचे ही। आप मांझा निकाले, मैं अभी लेकर आता हूँ। मम्मी, बाप रे, भागो। रौनक, निशी, कहाँ हो बेटा? मम्मी, मम्मी, खोलो, मम्मी प्लीज खोलो, खोलो, मम्मी प्लीज खोलो, मम्मी खोलो, मम्मी प्लीज खोलो, मम्मी खोलो, मम्मी रौनक, निशी, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? किसने लॉक किया तुमको? लड्डू ने। तुम डरो मत, हम आ गए ना? हाँ? ये सबक से चलो। लड्डू, 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 ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने रौनक और निशी को लॉक कर दिया? देखो इनका हाल, देखो कितने डर गए दोनों। कुछ हो जाता तो, कोई चूहा या कीड़ा इनको काट लेता तो? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम इनके साथ? मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने तो ये देखा तक नहीं कि ये दोनों कब ऊपर गए हैं। ये दोनों आपसे झूठ कह रहे हैं। झूठ ये नहीं, तुम बोल रहे हो। कोई भला अपने भाई बहन के साथ ऐसा करता है? कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? हाँ? कामिनी, कामिनी, ये क्या कर रही हो तुम?
मेरे आंखों के सामने तुमने लड्डू पे हाथ उठाया? अरे ऐसा क्या गजब कर दिया उसने? ये तो उनके साथ वही कर रहा है जो इन्होंने इसके साथ किया था। बेचारा लड्डू कितने सपने, कितने अरमान लेके गया था अपने नए घर में, पर हुआ क्या? इन दोनों की साजिशों ने इसके सारे सपने चूर चूर कर दिए। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने मेरे लड्डू के साथ। अरे बात बात पर सताया इन्होंने। उस वक्त तो तुमने इन दोनों पर हाथ नहीं उठाया, और अब इसने छोटी सी गलती कर दी और तुमने लड्डू पर हाथ उठाया। अब हम आपको कैसे समझाएं माँ? आप हमें गलत समझ रही हैं। आप सही नहीं कर रही हैं। आपका ये मोह कल को हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। याद है आप ही ने हमसे कहा था हमें विदा करते समय कि कामनी बेटा, अपने परिवार की खुशी, अपने परिवार का सुख तुम्हारा धर्म है। एक परिवार बड़ी मुश्किल से बनता है। परिवार को हमेशा जोड़े रखना, अपनी आखिरी सांस तक अपना धर्म और अपना फर्ज निभाना। माँ, हमने आपकी हर एक बात याद रखी, लेकिन आप ही खुद अपनी कही हुई बातें भूल कैसे गई? और माँ, अब हम सिर्फ लड्डू की माँ नहीं है, हमारे 3 बच्चे हैं। हम इन बच्चों की भी माँ हैं, और कोई भी माँ अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करती। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हमें अपने 3 बच्चों के साथ प्यार से रहने दें। पर मैं कहाँ कह रही हूँ कि इन बच्चों को प्यार मत करो। जिंदगी के कई उसूल होते हैं, जैसे के साथ तैसा ही करना चाहिए, और अगर ऐसे नहीं किया तुम्हारे सीधेपन पे दुनिया तुम्हारे फायदा उठाएगी। और ये मत समझना कि ये दोनों दूध के धुले हुए हैं। बहुत रुलाया है मेरे लड्डू को, अपनी दादी से बहुत डांट खिलाई है। तब उस वक्त ना तो नवीन बाबू उसके साथ थे और ना ही तुम। ये क्या कह रही हैं आप? क्या हमने अपने बेटे का साथ नहीं दिया? और रही नवीन जी की बात, तो उन्होंने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने अपने पिता होने का फर्ज बहुत अच्छी तरीके से निभाया। अब हमें और कुछ नहीं सुनना। अगर आपने लड्डू को शह देने की कोशिश की या फिर हमारे 3 बच्चों में भेद करवाया, तो हम बच्चों को लेकर यहां से फौरन चले जाएंगे। ये तुम मुझसे कह रही हो कामिनी? जी, ऐसी जगह में रहने का क्या फायदा जहां हमारे बेटे के संस्कारों की नींव ही कमजोर हो। जल्दी आ गया, तभी तो मुझे पता चला कि मेरे बच्चों की माँ मेरे बच्चों का कितना ख्याल रखती है, कितना प्यार करती है उनसे। तुम बच्चों को अकेले छोड़कर शॉपिंग के लिए चली गई। इतना भी नहीं ख्याल आया कि बच्चों को तुमने दूध दिया है या नहीं। कुंदन जी, एक खुशखबरी है आपके लिए। हमने आपके केस लड़ने के लिए शहर के मशहूर वकील खन्ना को तैयार किया है। बहुत ही उम्दा वकील है वो। उनका पिछला रिकॉर्ड ये है कि आज तक जो भी केस उन्होंने हाथ में लिया है वही जीते। हम आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको न्याय के साथ साथ आपको सारे हक दिलाते हैं। या यूं समझिए कि आज से ऋषभ राठौर का परिवार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अगर उनका जीना हराम न किया तो मेरा नाम भी कमला देशपांडे नहीं।
कुंदन के साथ सिर्फ वो समाज सेविका थी। अब ये खन्ना वकील भी आ गया। एक भी केस नहीं हारा वो आज तक। सच को झूठ बनाकर पेश करने में तो उसने महारत हासिल की है, और एक आप लोग हो के अब तक सच को लेकर बैठे हो। धर्म सच का भी एक वक्त होता है। क्या समझाऊं मैं आप लोगों को, ना आप समझ रहे हो ना ऋषभ। अब तो भगवान ही जाने इस सुनवाई में क्या होगा। अरे ये क्या, आज हमारा लड्डू बेटा चुपचाप अकेले यहाँ क्यों बैठा है? क्या बात हो गई लड्डू बेटा, किसी ने आपसे कुछ कहा? मम्मी ने आपको डांटा? तो ये बात है, मम्मी ने आपको डांटा। अच्छा तो ऐसा करते हैं, हम दोनों पापा बेटा मम्मी से कट्टी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बात करेंगे मम्मी से। अच्छा अब तो मुस्कुरा दो, मुस्कुरा मुस्कुरा। हाथ दो हाथ दो हाथ दो। गुड बॉय। अरे रौनक ऋषि, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ, पापा के पास आओ। बैठो 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 बैठो। आज पापा अपने तीनों बच्चों के साथ कैरम खेलेंगे। हाँ हो जाए, हो जाए। देखिए ना पापा, ये चीटिंग कर रहा है। अरे मैं क्या चीटिंग कर रहा हूँ पापा, हम लोग जीत रहे हैं ना, इसलिए निशा दीदी ऐसा कह रही है। नहीं नहीं निशा दीदी ठीक कह रही है, तुम चीटिंग कर रहे हो। चलो चलो क्वीन वापस रखो। देखिए ना पापा, लड्डू ठीक कह रहा है बेटे। चलो अब क्वीन वापस करो। देखो बेटा, बेईमानी से जीता हुआ खेल हार के बराबर होता है, और एक सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो अपनी काबिलियत से गेम जीते। और जीत का पहला मंत्र है ईमानदारी। चलो खेलो खेलो। अब देखना लड्डू, हम ही क्वीन जीतेंगे। यस दीदी। तो यहाँ से इस पे कट मार के यहाँ, ठीक है? चलो एक बारी। हाँ देख रही हैं आप, ऐसे ही हंसते खेलते परिवार की कल्पना की थी ना आपने। जानती हो कामिनी, जब से हमारी शादी हुई है तब से लेकर आज तक आपने अपना धर्म, अपना फर्ज बखूबी निभाया है। लेकिन शायद मैं अपना धर्म ठीक से नहीं निभा पाया कामिनी। मुझसे गलती हो गई। मैंने बातों को रिश्तों से ज्यादा मायने दिया कामिनी, पर मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। आज से सही मायने में इन बच्चों का पिता बनूंगा। एक तरफ कल ऋषभ की जिंदगी का फैसला है, और दूसरी तरफ नवीन जी ने यह फरमान सुना दिया कि हम में से कोई भी ऋषभ और रानी के साथ कोई संपर्क नहीं रखेगा। धर्म कैसे होगा? मतलब हम ऋषभ और रानी से मिलने कैसे जाएंगे? अगर नवीन जी को ये पता चल गया तो उनके सम्मान को बहुत ठेस पहुंचेगी और वो बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं भाभी जी, कल का दिन हमारे परिवार के लिए बहुत अहम है। कल कोर्ट में हियरिंग है ना, हम सब वहां जरूर जाएंगे। हाँ
हाँ धर्म भैया, मुझे सच का एहसास हो गया। जब मेरी पत्नी अपने मायके से कहीं ज़्यादा मेरे परिवार वालों की परेशानियों को दूर करना अपना फर्ज समझती है, मेरे परिवार की खुशी के लिए दिन रात प्रार्थना करती है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि कामनी के परिवार की परेशानी में मैं आप लोगों का साथ दूं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, मुझे एक अच्छा दामाद बनने के लिए एक और मौका दीजिए। और आज से हम मिलकर यही दुआ करेंगे कि ऋषभ जी जल्द से जल्द बाइज्जत बरी हो जाए। नवीन बाबू, राजू, बबली, बिट्टू भी नहीं है। कुंदन जी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं। ये सुबह सुबह बच्चों को लेके कहाँ जा सकते हैं? मुझसे अदालत में मिलना, वहां तुम्हें दिखाऊंगा कि गरीब की ताकत क्या होती है। और न्याय यही कहता है कि खून के बदले खून और मां के बदले मां। आपने कुंदन जी, बबली, राजू किसी को भी कहीं देखा है क्या? जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ऋषभ, ऋषभ, कुंदन जी, बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे थे, अचानक वो भी गायब है और बच्चे भी। मैंने कुंदन को थोड़ी देर पहले रिक्शे में बैठकर जाते देखा। उसके तीनों बच्चे उसके साथ थे। तो वो कहाँ जा सकते हैं? रानी, आज कोर्ट की आखिरी सुनवाई है, हो सकता है वो लोग कोर्ट गए हों। अब हमें भी कोर्ट पहुंचना है, चलो वहीं चल के देखते हैं। जैसे मैंने कहा वैसा कीजिएगा, जज्बात के बहाव में बिल्कुल मत बहकिएगा। याद रहे, आप एक बीवी बच्चे वाले आदमी हो, समझ गए ना? बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चों, पापा के पास बैठ जाओ, कहीं मत जाइएगा, समझे?
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं अदालत का ज्यादा वक्त न लेते हुए 2 शब्दों में इस केस पर रोशनी डालना चाहता हूं। मिस्टर ऋषभ राठौर तेजी से अपनी गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे और उन्होंने शांति महात्रे को कुचल दिया। तब से वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी जिंदगी एक जिंदा लाश हो गई है और वो कोमा में चली गई हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनके बचने के चांसेस बहुत ही कम हैं। यह है उनकी मेडिकल रिपोर्ट। योर ऑनर, अब मैं कटघरे में मिस्टर ऋषभ राठौर को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो मिस्टर ऋषभ राठौर, दुर्घटना वाले दिन आप अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे? जी। और आप अपनी पत्नी के साथ बातों में इतने मशगूल थे कि रोड क्रॉस कर रही शांति महात्रे पर आपकी नजर नहीं गई। और जब आपको इस बात का एहसास हुआ तब तक वो आपकी गलती का शिकार हो चुकी थी। यही स्टेटमेंट दिया ना आपने अदालत को? जी। तो क्या आप इस भरी अदालत में अपना ये स्टेटमेंट स्वीकार करते हैं? जी। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, मिस्टर ऋषभ राठौर ने अपना ये जुर्म कबूल किया। अब आप जा सकते हैं मिस्टर ऋषभ। योर ऑनर, अब मैं अदालत में मिसेस रानी राठौर को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी। मिसेस रानी राठौर, आप चश्मदीद गवाह हैं उस दुर्घटना की। अभी अभी आपके पति ने जो स्टेटमेंट स्वीकारा है और उन पर जो चार्जेस लगे हैं, क्या आप उन्हें स्वीकारती हैं? अब आप जा सकती हैं। योर ऑनर, अब यह केस आईने की तरह साफ हो चुका है। अब इसमें कहने और सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए मेरी अदालत से यह गुजारिश है कि इंडियन पेनल कोड की धारा 184 के तहत मुल्जिम राठौर साहब को बामुशक्कत 7 साल की कड़ी सजा दी जाए। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं अदालत के सामने अपना पक्ष रखने की परमिशन चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मेरे मुवक्किल मिस्टर ऋषभ राठौर ने अपनी गलती स्वीकार की। यह इनकी अच्छाई का सबूत। माना कि इनके हाथों गलती से शांति मात्रे का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इस केस के और भी पहलू हैं मिलॉर्ड, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन आमतौर पर जब भी एक्सीडेंट होते हैं तो मौका वारदात से गाड़ी वाला भाग जाता है, लेकिन मेरे मुवक्किल मिस्टर ऋषभ राठौर ने ऐसा कुछ नहीं किया। न सिर्फ इन्होंने शांति मात्रों को अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचाया, बल्कि उसका पूरा इलाज करवाया। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इन्होंने उसका एडमिट करवाया।
उस दिन से लेकर आज तक शांति मात्रे के इलाज का पूरा खर्चा ऋषभ राठौर ही उठा रहे हैं मिलोद। अगर हॉस्पिटल का बिल देखा जाए तो कुल रकम 15,80,000 रुपए हो चुकी है मिलोद। बल्कि आज शांति मात्रे के इलाज के लिए बड़े शहरों से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए जाते हैं मिलोद। एक इंसान जिसने क्या कुछ नहीं किया किसी के लिए, क्या उसे 10 साल की सजा मिलनी चाहिए मिलोद? दैट्स ऑल। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त अभी अपने मुवक्किल की तारीफ कर रहे थे, पर क्या शांति देवी का इलाज करा देना ही काफी है? क्या इससे सब कुछ ठीक हो गया? वो देखिए उन छोटे बच्चों को, देखिए उस अपाहिज को जिसका इस दुनिया में सिवाय पत्नी के अलावा कोई नहीं था। क्या इन लोगों ने जो खोया है वो 15,80,000 रुपए में वापस हो सकता है? मेरे काबिल दोस्त अभी अपने मुवक्किल की तारीफों का परचम लहरा रहे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि एक्सीडेंट के दूसरे दिन ही मिस्टर ऋषभ ने उन्हें पैसों का लालच दिया जिससे वो केस दाखिल न करें। और जब ये पैसे वाले उस गरीब के जमीन को नहीं खरीद सके तो उन्होंने एक और साजिश रची। मिसेस रानी राठौर को कुंदन जी के घर भेजा उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए। दरअसल ये देखभाल तो एक सिर्फ बहाना था और रानी राठौर के जरिए कुंदन जी को। बस बंद कीजिए चीटाकशी। मैं इस देवी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूं। मुझे कटघरे में आने की इजाजत दी जाए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहिबा, कानून क्या है ये मैं नहीं जानता। मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, पर इतना कह सकता हूं कि मेरी इस परिवार के साथ ना तो कोई नाराजगी है और ना ही कोई नफरत। इतना कह सकता हूं कि मेरी इस परिवार के साथ ना तो कोई नाराजगी है और ना ही कोई नफरत।